हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ शिक्षा चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्षितिज भाग 1 के पाठ 5 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। चपला देवी द्वारा रचित है यह पाठ। ठीक है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका रही, परंतु इनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुष लेखकों के साथ साथ महिला लेखकों में चपला देवी ने भी अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन के गीत गाए, परंतु इतिहास में अनेकों की तरह उनके नाम भी दर्ज नहीं हुआ। इतिहास में अनेकों की तरह उनका नाम भी दर्ज नहीं हो पाया। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना एक नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को ही चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की गौरवशाली किंतु विस्तृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों की गौरवशाली किंतु विस्तृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से ही इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कुछ प्रश्नोत्तरी इस पाठ से संबंधित। विद्रोही नेता नाना साहब ने कहाँ विद्रोह किया था? तो कानपुर में। ठीक है, विद्रोही नेता नाना साहब ने कहाँ विद्रोह किया था? कानपुर में। नाना साहब के मकान को ध्वस्त करने की आज्ञा किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। नाना साहब के मकान को ध्वस्त करने की आज्ञा ब्रिटिश सरकार ने दी। देवी मैना किसकी पुत्री थी? तो नाना साहब की पुत्री थी देवी मैना। नाना कौन थे? तो नाना बिठूर के शासक थे। नाना कौन थे? तो नाना बिठूर के शासक थे। ठीक है, नाना बिठूर के शासक थे। देवी मैना कहाँ रहती थी? तो देवी मैना बिठूर में रहती थी। आगे देखेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में किसकी रिपोर्ट का मजाक बनाया गया था? तो सर टॉमस हे का मजाक बनाया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में। सेनापति कन्या के मुख से क्या सुनकर हैरान थे? सेनापति कन्या यानी मैना की यहाँ पे बात हो रही है के मुख से सुनकर सेनापति कन्या के मुख से क्या सुनकर हैरान थे? तो उसकी दिवंगत पुत्री मेरी और वो आपस में सखिया थी। सेनापति यह सुनकर हैरान थे। अंग्रेज देवी मैना पर क्यों कुपित थे? अंग्रेज देवी मैना पर कुपित थे क्योंकि वह नाना साहब की पुत्री थी। अंग्रेज देवी मैना पर कुपित थे क्योंकि वह नाना साहब की पुत्री थी। सर टॉमस हे कौन था? तो अंग्रेज सेनापति था सर टॉमस हे। नाना साहब के टूटे हुए राजमहल के पास किसका ठिकाना था? तो अंग्रेजी सेना का ठिकाना था नाना साहब के टूटे हुए राजमहल के पास। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? तो मैना की अंतिम इच्छा थी उसको अपने पिता के टूटे हुए महल के ढेर पर रोने दिया जाए। मैना की अंतिम इच्छा थी उसको अपने पिता के टूटे हुए महल के ढेर पर रोने दिया जाए। प्रस्तुत पाठ में वर्णित विद्रोह भारत में कब हुआ? तो प्रस्तुत पाठ में वर्णित विद्रोह भारत में 1857 के विद्रोह की इसमें चर्चा की गई है।
बालिका किस दुख में डूबी हुई थी? तो महल टूटने के दुख में। देवी मैना को कहाँ लाकर कैद किया गया? कानपुर के किले में। देवी मैना को कहाँ लाकर कैद किया गया? तो कानपुर के किले में। पाठ के आधार पर अंग्रेज़ों द्वारा कहाँ भीषण हत्याकांड किया गया था? तो कानपुर में। पाठ के आधार पर अंग्रेज़ों द्वारा कहाँ भीषण हत्याकांड किया गया था? कानपुर में। बालिका ने सेनापति से क्या प्रार्थना की थी? बालिका ने सेनापति से प्रार्थना की थी कि महल को ध्वस्त होने से रोका जाए। बालिका ने सेनापति से प्रार्थना की कि महल को ध्वस्त ना किया जाए। आगे देखेंगे। किसकी आज्ञा के बिना नाना साहब के महल पर दया दिखाना असंभव था? गवर्नर जनरल। किसकी आज्ञा के बिना? गवर्नर जनरल के आज्ञा के बिना नाना साहब के महल पर दया दिखाना असंभव था। देवी मैना किसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही थी? सैनिकों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही थी देवी मैना। अंग्रेज सरकार की आज्ञा पर देवी मैना को किसने गिरफ्तार किया? तो जनरल आउटरम ने। अंग्रेज सरकार की आज्ञा पर देवी मैना को जनरल आउटरम ने गिरफ्तार किया। सेनापति की पुत्री मेरी किसकी सहेली थी? तो नाना की पुत्री की, यानी मैना की। अभी पाठ 6 क्षितिज भाग 1 के पाठ 6 की भी हम चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह रचना है, प्रेमचंद के फटे जूते, पाठ 6। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। 1947 से ये स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। जबलपुर से हरिशंकर परसाई ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। 1995 में हरिशंकर परसाई का निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इनका नाम अग्रणी है, काफ़ी प्रसिद्ध है हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इनका नाम। इनकी कृतियों में कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, या रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने अपने व्यंग्य लेखों के माध्यम से किन विषयों को उठाया? तो भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इनके व्यंग्यों में केवल कोरा हास्य नहीं है, बल्कि एक आदर्श भी छिपा हुआ है। ठीक है, आदर्शपरक व्यंग्यात्मक रचना कह सकते हैं। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण करते हैं। परसाई जी बोलचाल के सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार माने जाते हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। आगे देखेंगे। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हमारे जीवन को दूभर बना रही है। अपने व्यंग्य के द्वारा पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट करते हैं जो हमारे जीवन को दूभर बना रही है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन, मीन व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा व्यंग्य किया है जो हिंदी व्यंग्य में अनूठा है। परसाई जी जबलपुर व
रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों का उत्तर देते थे। हरिशंकर प्रसाई जी जबलपुर व रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों का उत्तर देते थे। विकलांग श्रद्धा की दौर के लिए सन 1982 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना के लिए सन 1982 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। हरिशंकर प्रसाई पर केंद्रित साहित्य के कुछ नाम हैं। आखन देखी, जो कि हरिशंकर प्रसाई पर केंद्रित है ये सारे साहित्य। आखन देखी जिसके संपादक रहे कमला प्रसाद। देश के इस दौर में विश्वनाथ त्रिपाठी। सुनो भाई साधो हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, आगे है प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के फटे जूते में किसकी चर्चा की गई है? तो परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी। हरिशंकर प्रसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? तो यथार्थ चित्रण किया है। प्रेमचंद का यह फ़ोटो किसके साथ खींचा था? प्रेमचंद का यह फ़ोटो यानी प्रेमचंद ने यह फ़ोटो, इसमें जिस फ़ोटो की चर्चा की गई है प्रेमचंद के साथ की, वो उनकी पत्नी के साथ खींचा गया था। लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? तो कुंभन दास का वर्णन किया है। प्रेमचंद के फटे जूते में लेखक हरिशंकर प्रसाई ने भक्ति काल के कुंभन दास का वर्णन किया है। नेम शब्द का तत्सम क्या है? तो नियम। नेम शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा नियम। उपहास शब्द में उपसर्ग बताए उपसर्ग। हरिशंकर प्रसाई मूलतः क्या रहे? तो व्यंग्यकार। प्रेमचंद कैसे साहित्यकार रहे? तो एक यथार्थवादी साहित्यकार रहे प्रेमचंद। प्रेमचंद के फटे जूते किस विधा की रचना है? व्यंग्य विधा की रचना है। टोली से समझौता भी हो जाता है, यहाँ टीलों से समझौता भी हो जाता है, यहाँ टीलों का अर्थ क्या है? टीलों से समझौता भी हो जाता है, यहाँ पर टीलों का अर्थ उन रूढ़ियों से है जिनके कारण हमारा समाज आज भी अंधकारग्रस्त है। यहाँ टीलों का अर्थ उन रूढ़ियों से है जिनके कारण हमारा समाज आज भी अंधकारग्रस्त है। सख्त चीज़ों से ठोकर मारने का क्या आशय है? तो शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना। सख्त चीज़ से ठोकर मारने का यह आशय है कि शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना। इस पाठ में नदी की क्या विशेषता बताई गई है? इस पाठ में नदी की क्या विशेषता बताई गई है? तो नदी के मार्ग में यदि कोई अवरोध हो तो वह रास्ता बदल देती है। नदी की यही विशेषता बताई गई है इस पाठ में। नदी के मार्ग में यदि कोई अवरोध हो तो वह रास्ता बदल लेती है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।